सीन में दिखाया जाता है कि जोजिन अचानक अन्ना से पूछता है, अरे तुम कल मार्केस के कमरे में गई थी ना, वहाँ क्या हुआ था? उसका सवाल सुनकर अन्ना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाती है। घबराकर जल्दी से जवाब देती है, हाँ हाँ, सब ठीक है, बस जो ढूंढने गई थी वो नहीं मिला। जोजिन का चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है। वह कहता है, ओह ऐसा है क्या? अच्छा, अगर हमें वो चीज़ जल्दी मिल गई तो हम अपनी असली दुनिया में वापस जा पाएंगे। फिर वह सोचते हुए बोलता है, हम अपनी दुनिया में कैसे लौट सकते हैं? वो रास्ता उसी कमरे में है, क्योंकि पहले वहाँ क्वीन यानी माखिना रहा करती थी, और मैंने सुना है कि वो क्वीन भी एक स्वर्ण थी। जोजिन अन्ना के बालों पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराता है और कहता है, अरे तुम इतनी परेशान क्यों हो? कोई बात नहीं, अगली बार ढूंढ लेना। लेकिन असली वजह जोजिन नहीं जानता था। अन्ना अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। जोजिन अपनी ही बातों में लगा रहा। वह बोला, दूसरी दुनिया में वापस जाने के लिए हमें बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं है। खुद को इतनी मुश्किल में मत डालो। वैसे भी वो कमरा खतरों से भरा हुआ है। मैंने सुना है जो भी उस कमरे में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। तो खुद को मुसीबत में मत डालना, समझी? जोजिन की बातें सुनकर अन्ना बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसके दिल में एक बड़ा राज दबा हुआ था, जो कल रात उसके साथ हुआ था। वह अंदर से बहुत परेशान थी। जोजिन ने उसकी हालत देखकर पूछा, अरे तुम ठीक हो? और फिर प्यार से उसका पैर अपनी गोद में रखकर लेट गया। तभी दिखाया जाता है कि कोई पीछे से उन्हें देख रहा है। वह एक छोटा बच्चा था, और वो बच्चा मार्किस का अपना बेटा था। सीन वहीं से कटकर अगले सीन में जाता है। अब अन्ना मार्की का कमरा साफ कर रही होती है, अपने नए काम के हिस्से के तौर पर। सफाई करते वक्त उसकी नज़र उसी पुराने बॉक्स पर पड़ती है। वह मन में सोचती है, हाँ, शायद चाबी यहीं हो। और सच में उसे वहाँ एक की मिल जाती है। वही की जिससे ग्लास लॉकर का ताला खुल सकता था, जिसके अंदर वो बुक यानी डायरी रखी थी। अन्ना तुरंत चाबी उठाती है और छुपा लेती है। वह ठान लेती है, बस एक बार और मुझे उस फॉरबिडन रूम में जाना होगा। वो किताब मिल गई तो मुझे अपनी दुनिया लौटने का रास्ता मिल जाएगा। उसके बाद मैं कभी वहाँ नहीं जाऊंगी। चाबी और कमरे के बारे में सोचते हुए अन्ना को अचानक एहसास होता है जैसे मार्की उसके पीछे खड़ा हो और फिर से वही सब करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अगले ही पल उसे समझ आता है कि ये बस उसका डर है, एक भ्रम। सिर्फ सोचने भर से ही उसका शरीर पसीने से भीग जाता है। वह घबरा जाती है। तभी पीछे से उसकी साथी आवाज़ लगाती है, अरे अन्ना, तुम मेरे साथ चल रही हो ना? काम तो पूरा हो गया। अन्ना, जो अब भी थोड़ा डरी हुई थी, बोली, हाँ, हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो उसकी दोस्त कहती है, तुम पहले बोलो। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दोस्त के जाते ही अन्ना वहीं ज़मीन पर बैठ गई। वो बहुत कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो मार्क्वेस के बारे में क्यों सोच रही है। अन्ना चाबी को जोर से पकड़कर उसे खोलने लगी और जल्दी से वो बुक लेकर वहाँ से निकलने की सोच रही थी। तभी सीन कट होता है। फिर उसकी बचपन की याद दिखाई जाती है। छोटी अन्ना अपने मॉम डैड का इंतज़ार कर रही थी और कह रही थी, मॉम, डैड, जल्दी आओ, मैंने मैगी बनाई है। जैसे ही उसके मॉम डैड घर आए, अन्ना की मॉम गुस्से से लाल हो गई। उसने मैगी उठाकर फेंक दी और डांटते हुए कहा कि जब घर में खाना पहले से बना था तो उसने मैगी क्यों वेस्ट की, जबकि वो जानते हैं कि घर की हालत कैसी है। ये सुनकर छोटी अन्ना रोने लगी और अपनी माँ से माफ़ी मांगती रही। तभी उसके डैड आए और प्यार से बोले कि इतना रो मत, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। ये सुनकर छोटी अन्ना बहुत खुश हो गई। अन्ना बताती है कि उस दिन के बाद से उसने मॉम डैड का प्यार पाने के लिए बहुत मेहनत करनी शुरू कर दी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। जैसे जैसे अन्ना बड़ी होती गई, वो उन्हें खुश करने के लिए अच्छे मार्क्स लाती रही। लेकिन फिर उसके डैड अचानक गुजर गए और उसके बाद कुछ समय में उसकी माँ भी चल बसी। फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाता है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। अन्ना अभी भी मार्कस के कमरे में थी, चाबी हाथ में लिए। वो सोच रही थी कि उसे तुरंत यहाँ से निकलना होगा, वरना कोई उसे चाबी के साथ देख लेगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी। अन्ना ये सब सोच ही रही थी कि अचानक मिस सहतेज टैटर उसके सामने आ खड़ी हुई। वो गुस्से में थी और पूछ रही थी कि अन्ना इतने समय से कहाँ थी। अन्ना घबरा गई और बोली कि वो बस अपना काम कर रही थी। मिस सहतेज ने उसे घूरते हुए कहा कि वो काफ़ी समय से उसे नहीं देखी थी और पूछा
कि कहीं वो बिजी थी क्या। अन्ना ने कहा कि वो अपने क्लीनिंग वाले काम में बिजी थी। मिस सहतेज ने सीधा सवाल पूछा, परसों की रात अन्ना कहाँ थी? ये सुनकर अन्ना हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि मिस सहतेज ऐसा क्यों पूछ रही थीं। जब मिस सहतेज ने फिर वही सवाल दोहराया, अन्ना घबराकर झूठ बोल गई कि वो तब ठीक नहीं थी और आराम कर रही थी। ये सुनते ही मिस सहतेज चिल्लाने लगीं कि वो झूठे बहाने न बनाए, और ये भी कहा कि ऐसी लड़कियां अक्सर बहाने बनाकर लड़कों के साथ घूमने चली जाती हैं। ये सुनकर अन्ना बुरी तरह हिल गई और बोली कि उसे नहीं पता मिस सहतेज क्या कह रही हैं, लेकिन उसे काम है, इसलिए उसे जाना होगा। वो निकलने लगी। तभी मिस सहतेज ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा कि वो हाथ और पॉकेट दिखाए, वो क्या छुपा रही है। अन्ना को लगा कि अब वो पकड़ी गई है। उसी वक्त पीछे से आवाज़ आई, टीचर, मेरे डैड ने आपको बुलाया है। मिस सहतेज एकदम रुक गईं। पीछे खड़ा था मर्की का बेटा, जिसे सब यंग मास्टर कहते हैं। यंग मास्टर मिस सहतेज से कहता है कि टीचर, आप जल्दी जाइए, मेरे डैड ने आपको बुलाया है। ये सुनकर मिस सहतेज हैरान होती है और कहती है, ओह, सच में, और जल्दी से वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद अन्ना यंग मास्टर को थैंक यू कहती है और मन में सोचती है कि ये पहली बार नहीं है जब वह यंग मास्टर से बात कर रही है। अगले सीन में यंग मास्टर चाबी को देख रहा होता है। उसे उस चाबी के बारे में पहले से पता होता है। वह कहता है, ओह, ओके, ये चाबी मेरी मॉम के कमरे की है। मुझे लगता है इससे वो चीज़ मिल सकती है। हम दोनों उस बुक के बहुत क्लोज हैं। उस बुक में सब कुछ लिखा होगा। इससे पता चलता है कि यंग मास्टर भी अपनी मॉम के बारे में सब कुछ जानना चाहता है, क्योंकि उसे अपनी माँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसे बस इतना पता है कि उसके पैदा होने के बाद उसकी माँ की डेथ हो गई थी। दूसरी तरफ अन्ना यंग मास्टर को देखती है और पूछती है, हे यंग मास्टर, क्या आप ठीक हो? यंग मास्टर जवाब देता है, हाँ, मैं ठीक हूँ। वैसे ये चाबी यहीं रहने दो और किसी को मत बताना। ये हमारे दोनों के बीच सीक्रेट है, समझी? अन्ना हाँ में सिर हिलाती है और मन में सोचती है कि बेचारा कितना मिस करता होगा अपनी माँ को। थोड़ी देर बाद यंग मास्टर अचानक अन्ना का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, वैसे उस दिन क्या हुआ था? अन्ना कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, हाँ, मतलब क्या बात कर रहे हो? अगले ही पल यंग मास्टर अचानक पूछ देता है, तुम मेरे डैड के साथ सोई थी ना? ये सुनकर अन्ना की दुनिया हिल जाती है। वह पूरी तरह शॉक में आ जाती है और उससे पहले कि वह कुछ कह पाए, यंग मास्टर उसे हग कर लेता है और कहता है, तो इसका मतलब अब से तुम मेरी मॉम हो, है ना मम्मी? अन्ना समझ ही नहीं पाती कि अचानक सब क्या हो रहा है और उसे क्या बोलना चाहिए। दूसरी तरफ छोटा सा यंग मास्टर बस इतना कह पाता है, मुझे बस अपनी मॉम चाहिए। ये शब्द सुनकर अन्ना का दिमाग सुन्न हो जाता है। वह शॉक में खड़ी रह जाती है और कुछ भी समझ नहीं पाती। सीन कट होकर मार्किस पर चला जाता है। मार्की और मिस सहतेज एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। मार्किस पूछता है, तुम यहाँ मेरे साथ क्या कर रही हो? मिस सहतेज जवाब देती है, आपने ही तो मुझे बुलाया था। ये सुनकर मार्कोस कंफ्यूज्ड हो जाता है और कहता है, क्या? मैंने तुम्हें बुलाया? नहीं, तुमने कुछ गलत समझा है। मैंने नहीं बुलाया। ओह, लगता है मेरे बेटे ने कोई प्रैंक किया है तुमसे। ये सुनकर मिस सहतेज अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाती है और सोचती है, ओह, ये डीमन लड़का, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मार्किस कहता है, खैर, जब तुम आ ही गई हो तो थोड़ा बात कर लेते हैं। ऊपर से तो मिस सहतेज नॉर्मल दिखती है, लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। वह सोचती है, चाहे मुझे कोई भी रास्ता लेना पड़े, मार्क्विस, मैं तुम्हें पाऊंगी, मैं तुम्हें अपना बनाऊंगी, और मुझे तुम्हारी कमजोरी भी पता है। और फिर बताया जाता है कि बहुत समय पहले एक पुरानी कहावत थी, सिर्फ स्वान्स ही डेमन्स के करीब जा सकते थे। स्वान्स स्वर्ग से आए हुए जीव थे। लोग उनसे डरते थे, उनसे प्यार करना तो बहुत दूर की बात थी। सीन अचानक फ्लैशबैक में चला जाता है। यहाँ मार्क्विस के पापा बताते हैं कि इस दुनिया में कोई इंसान डेमन सीड यानी डेमन बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन उसे दूसरी दुनिया से बुलाया जा सकता है। फिर दिखता है कि कई लोग एक बड़ा मैजिक स्पेल कर रहे होते हैं। उनकी मदद कोई और नहीं बल्कि मिस सतेज कर रही होती है। कुछ टाइम बाद मार्क्विस को भी इन सब बातों का पता चल गया था। मार्की ने मिस सतेज के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया, समनिंग। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी पत्नी को, जो दूसरी दुनिया चली गई थी, वापस इस दुनिया में लाना।
अब प्रेजेंट टाइम में मिस सतेज बोलती है, मास्टर, जो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था, क्या हम उसे फिर से शुरू कर सकते हैं? लेकिन मार्किस तुरंत मना कर देता है, नहीं, अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये सुनकर मिस सतेज हिल जाती है। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि वो ऐसा जवाब देगा। मार्किस शांत आवाज़ में कहता है, तुमने जितना काम किया उसके लिए थैंक यू। मैं तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगा। ये सुनकर मिस सतेज घबरा जाती है। वह जल्दी से बोलती है, लेकिन हम फिर कोशिश कर सकते हैं। वो एक बार फेल हुआ है, हम उसे वापस ला सकते हैं। इस बार मार्किस गुस्से में बोलता है, जब मैं मना कर देता हूँ तो समझना चाहिए। उसकी बात सुनकर मिस सतेज पूरी तरह शॉक में चली जाती है। यहीं पता चलता है कि मिस सतेज का असली प्लान कुछ और था। वह एक्सपेरिमेंट के बहाने मार्किस के करीब आना चाहती थी और धीरे धीरे उसे अपने काबू में करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही एक्सपेरिमेंट बंद हुआ, उसका पूरा प्लान टूट गया। गुस्से से लाल होकर वह वहां से निकल जाती है। चलते हुए बड़बड़ाती है, मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। गुस्से में इतनी तेज चल रही होती है कि उसका पैर फिसल जाता है। वह लगभग गिर ही जाती है, लेकिन तभी जोसिन उसे पकड़ लेता है। जोसिन पूछता है, अरे, आप ठीक हो? मिस सतेज का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह चिल्लाती है, मैंने तुमसे मदद मांगी थी क्या? मुझे छोड़ो। जोसिन घबराकर कहता है, मैं तो बस। लेकिन वह फिर चिल्लाती है, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। वह गुस्से में तेज कदमों से आगे बढ़ जाती है। जाते जाते वह जोसिन को घूरती रहती है और मन ही मन सोचती है, ये अन्ना का कजिन है। मैंने इन दोनों के बारे में सुना है। सीरियसली, दोनों बहुत अजीब हैं। उसे अचानक कुछ याद आता है। वह सोचती है, उस रात मैंने इसे मार्की के रूम से निकलते देखा था। उसके गले पर वो निशान क्या था? अब उसे समझ आने लगता है कि अन्ना क्यों बचने की कोशिश कर रही थी। इसलिए ही वह अन्ना से इतने सवाल पूछ रही थी। वह मन में बोलती है, मैं ये राज निकाल कर ही रहूंगी और अन्ना से अपना बदला भी लूंगी। सीन कट होता है। गार्डन में चलते हुए जोसन की नज़र अचानक अन्ना पर पड़ती है। वह उसके पास जाता है और पूछता है कि वह ठीक है या नहीं, क्योंकि वह थोड़ी टेंशन में लग रही थी। अन्ना तुरंत बात बदल देती है कि उसे कोई टेंशन नहीं है। फिर वह अचानक एक अलग बात छेड़ देती है। उसे वो समय याद आता है जब वे दोनों पहली बार इस दुनिया में आए थे और उन्होंने अपनी पुरानी दुनिया के सारे कपड़े बेच दिए थे ताकि यहाँ की तरह दिख सकें। जोसिन कहता है कि उसे सब याद है, लेकिन वह बात बहुत पुरानी है। अन्ना बताती है कि उसके पास एक आखिरी पुराना कपड़ा बचा था, जो अब कहीं खो गया है और उसे मिल नहीं रहा। ये सुनकर जोसन जोर से हंस पड़ता है, जिससे अन्ना चिढ़ जाती है और पूछती है कि वह हंस क्यों रहा है। जोसिन हंसते हुए कहता है कि वह एक छोटे से कपड़े की वजह से इतनी परेशान हो रही है। वह अजीब है, लेकिन क्यूट भी। अन्ना फिर भी बात टाल देती है और मन ही मन सोचती है कि वो कपड़ा आखिर गया कहाँ। असल में वो कपड़ा अन्ना का अंडरगारमेंट था। सीन सीधा मार्किस के रूम में कट होता है। मार्किस अकेला बैठा पिछली रात की बातों को याद कर रहा होता है। अचानक उसे एक अजीब सपना जैसा अनुभव होता है। वह देखता है कि एक हंस उसकी तरफ आ रहा है और वह उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी एक हंस उसके हाथ से उड़कर दूर चला जाता है। मार्किस उसे पकड़ने के पीछे भागता है, पर उसके गले की चेन उसे खींच लेती है और हंस दूर जाकर गायब हो जाता है। इसका इशारा साफ था, अन्ना, जो एक हंस है, उससे दूर चली जाएगी और मार्किस, चाहे जितना पास आए, उसे पकड़ नहीं पाएगा। मार्किस अचानक घबराकर सपने से उठ जाता है। उसी समय उसका बटलर आता है और बताता है कि वह सामान ले आया है जो मास्टर ने मंगवाया था। मार्किस को समझ नहीं आता कि कौन सा सामान। तभी बटलर उसे वह चीज़ दिखाता है, एक अंडरगारमेंट। मार्कोस हैरान रह जाता है और पूछता है कि क्या यह उन्हीं लोगों का है जो दूसरी दुनिया से आए हैं। बटलर पुष्टि करता है कि हाँ, यही है। बटलर के जाने के बाद मार्किस उस चीज़ को हाथ में लेकर सूंघता है और कहता है कि यह वही खुशबू है जिसे उसने पहचाना था। दरवाजे पर रुककर बटलर फिर कहता है कि कुछ समय पहले ये दोनों लोग मेंशन में काम करने आए थे। वे खुद को भाई बहन बताते हैं, लेकिन उसे उन पर शक है। उसे लगता है वे दोनों गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड हैं जो दूसरी दुनिया से आए हुए हैं। मार्क्वेस यह सुनकर पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है और सीन वहीं कट हो जाता है। अगले सीन में वह अकेला बैठा उस चीज़ की खुशबू महसूस कर रहा होता है। वह कहता है कि इस खुशबू में दूसरी दुनिया की पहचान है।
और यह उसे किसी की याद दिलाती है। सोचते सोचते उसे पिछली रात की हर बात याद आने लगती है। अन्ना की मौजूदगी, उसकी खुशबू, उसका एहसास। वह साफ समझ जाता है कि यह खुशबू अन्ना की ही है। और फिर अन्ना को याद करते करते वह बेचैनी में अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। मार्क्विस अपने कमरे में खुद से ही बातें कर रहा था। वो सोच रहा था, कल रात सच में क्या हुआ था? अन्ना, मैं खुद को रोक क्यों नहीं पाया? गुस्से में उसने वो कपड़ा उठाया और सीधे अपनी चिमनी में फेंक दिया। फिर बड़बड़ाया, ठीक है, अब पहले जैसी गलती नहीं होगी। इस बार मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। सीन कट होता है। अगले पल अन्ना हेडमेड के कमरे में पहुंची थी। वो घबराई हुई थी और धीरे से पूछती है, आपने मुझे बुलाया था मैम? हेडमेड ने कामली कहा। हाँ, मुझे तुमसे एक काम कहना था। अन्ना डर गई और जल्दी से बोली, मैंने कोई गलती की क्या? हेडमेड मुस्कुराई, नहीं, क्या तुमने कोई गलती की है? अन्ना उलझ गई, फिर आपने बुलाया क्यों? फिर हेडमेड ने सीधे कहा, ऊपर से ऑर्डर आया है, हमारे मार्क्विस ने तुम्हें अपनी पर्सनल मेड बनाया है। ये सुनकर अन्ना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घबराकर बोली, पर्सनल मेड? मैं क्यों? मैं तो बस 2-3 महीने पहले ही आई हूँ, किसी और को बना दीजिए ना। हेडमेड ने मजबूरी से कहा, ये हमारे हाथ में नहीं है, जैसा ऑर्डर आया है हमें वही फॉलो करना होगा। और इसी तरह अन्ना को ज़बरदस्ती मार्क्विस की पर्सनल मेड बना दिया गया। कमरे से बाहर निकलते ही अन्ना हर बात सोचने लगी। मार्क्विस का उसका पीछा करना, वो रात की सारी बातें, और यंग मास्टर का उसे मॉम कहना। उसे महसूस हुआ कि वो धीरे धीरे किसी जाल में फंस रही है, एक ऐसा जाल जो उसे कसता ही जा रहा है। ये सब उसे उसकी पुरानी जिंदगी की याद दिलाने लगा, जहां वो अपने परिवार की बीमारी और अपनी तन्हाई में ही फंसकर रह गई थी। उसी तरह की घुटन फिर से उसे पकड़ रही थी। वो बुदबुदाई, मेरे साथ ही ऐसी चीजें क्यों होती हैं? ये मार्क्विस मुझसे चाहता क्या है? सोचते सोचते वो मार्क्विस का कमरा साफ करने चली गई। फायरप्लेस के पास उसे जला हुआ कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा मिला। उसे समझ आ गया कि ये वही चीज है जिसकी उसे तलाश थी। तभी पीछे से एक भारी आवाज सुनाई दी, आखिरकार तुम आ ही गई। मार्क्विस कमरे में आ चुका था। उसने सीधे कहा, तुम्हें पता है तुम्हारा काम क्या है? हमारे जागने से पहले उठ जाना। अगले सीन में अन्ना उसे तैयार कर रही थी। मार्क्विस ने पूछा, तुम्हें पता है पर्सनल मेड क्या करती है? अन्ना ने बिना देखे जवाब नहीं दिया, बस उसकी शर्ट के बटन लगा रही थी। तभी उसकी नज़र मार्क्विस के हाथ पर पड़े एक निशान पर ठहर गई, लेकिन उसने ऐसे बिहेव किया जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं था। मार्क्विस फिर से पूछ रहा था, अन्ना, तुम्हें पता है तुम्हारी असली ड्यूटी क्या है? अन्ना ने छोटा सा जवाब दिया, बस नॉर्मल काम। ये सुनते ही मार्क्विस का चेहरा उतर गया। वो साफ साफ गुस्से में दिख रहा था। वो आगे बढ़कर बोला, कल रात क्या हुआ था? अन्ना, तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो, जैसे हम दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं? अन्ना एकदम शॉक में थी। उसके लिए ये बात सुनना आसान नहीं था। अचानक मार्क्विस ने उसे जोर से पकड़ लिया और गहरी आवाज में कहा, इनफ इज़ इनफ। मार्कोस ने गुस्से में कहा, वो अब अन्ना का ये दिखावा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनते ही अन्ना घबरा गई और उसने उसे दूर धक्का दे दिया। वो घबराई हुई बोली कि मास्टर जो कर रहा है वो गलत है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मार्कोस जोर से हंसा और बोला कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसमें गलत क्या है। इसके बाद वो अन्ना के बहुत करीब आ गया। उसने अन्ना को दीवार से लगाकर उसके बालों को धीरे से खोला और उसकी गर्दन पर काटने लगा। अन्ना पूरी ताकत से उसे दूर धकेलने की कोशिश करती रही, लेकिन मार्क्विस बिल्कुल नहीं रुक रहा था और अपनी हरकत में लगा हुआ था। अन्ना की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत जुटाई और उसे जोर से धक्का दे दिया। इसके बाद वो कमरे से भागती हुई बाहर निकल गई। वो भागते भागते गेट तक पहुंच गई। तभी पीछे से मार्कोस चिल्लाया, रुको, तुम्हें अपने दुनिया में जाने का रास्ता जानना है ना? ये सुनकर अन्ना वहीं रुक गई। वो पूरी तरह शॉक में थी। मार्कोस ने फिर कहा कि उसे पता है अन्ना एक स्वान है। ये सुनकर अन्ना की आंखें डर से फैल गईं। मार्कोस ने साफ कहा कि वह सब जानता है अन्ना के बारे में, अपनी उस पत्नी के बारे में जो एक स्वान थी, जो उसे छोड़कर असली दुनिया में वापस चली गई, और ये भी कि वापस कैसे जाना है। ये सब सुनकर पहले से डरी हुई अन्ना की सांसें तेज हो गईं। उसने पलटकर पूछा कि कैसे? वह जानना चाहती थी। मार्कोस उसके पास आया और बोला कि अन्ना को इस दुनिया में एक बच्चा पैदा करना होगा
और उसके पैदा होते ही उसके दुनिया का रास्ता खुल जाएगा। अन्ना हैरान रह गई। उसे समझ आ गया कि वो ऐसा नहीं कर सकती। मार्क्विस ने समझाते हुए कहा कि अपनी दुनिया में जाने के लिए उन्हें डीमन के साथ रिश्ता बनाना पड़ता है। उसी तरह अन्ना को भी बच्चा पैदा करना पड़ेगा, तभी वो वापस जा सकेगी और तभी पोर्टल खुलेगा। ये सुनकर अन्ना गुस्से में चिल्लाई कि वो झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मार्क्विस ने कहा कि ये सच है। उसकी पत्नी ने भी बच्चा पैदा किया था। पोर्टल खुला और फिर वो चली गई। ये बात सुनकर अन्ना की हिम्मत टूट गई। उसने कहा कि कोई और तरीका होना चाहिए, लेकिन मार्क्विस ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और धीरे से बोला कि यही एक तरीका है। उसकी पत्नी जा चुकी थी और अन्ना उसकी जगह ले सकती है